आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 को। ठीक है, बहुत ही इजी है हमारा 7वीं क्लास की मैथ। बस आपको शुरू से पढ़ना होगा। शुरू से पढ़ेंगे ना, बहुत इजी लगेगा मैथ पढ़ने में, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि पहला जो 1.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली शुरू करते हैं वहीं से डर जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से ही। लेकिन आपको डरना नहीं है भाई, बहुत इजी है। हम है ना, आपको 100% मैथ सिखाने की हम गारंटी लेते हैं। आपको बस मेहनत करना है मेरे साथ। ठीक है, तो आज से आप लोगों का 7वीं का मैथ शुरू हो रहा है। ध्यान से पढ़ना है, मेहनत करना है, और आपके पास एक किताब होना बहुत ज़रूरी है। ये जो 7वीं का मैथ है, देख लो इस तरह का, आप लोग इस किताब को जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 1.1 को। पहला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे, नीचे सब दर्शाया गया है। ये देखिए एक संख्या रेखा है, जिस संख्या रेखा पर सभी शहर का नाम दिया गया है और उन शहर का जो सेल्सियस तापमान है वो दिया गया है। जैसे बेंगलोर का 22 है, क्योंकि 20, 21, 22, 20 के बाद ये आएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं लेफ्ट से। जो लाहौल स्पीति है उसका जो तापमान है 10 से पहले है, यानी 9-8 है कि नहीं? देख लो संख्या रेखा पर। उसके बाद श्रीनगर का देखो 0 के बाद इधर है ना, यानी -2 पर है। शिमला का 5 पे, ऊटी का 15 से एक पहले है, यानी 14 पर है। बेंगलोर का 22 पर है। मतलब ये तापमान सभी शहर का दिया गया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है नंबर ए, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। जो हमने अभी बता रहा था ना कि लाहौल स्पीति का -8 है, श्रीनगर का -2 है, शिमला का 5 है, ऊटी का 14 है, बेंगलोर का 22 है। इन्हीं को क्या करना है, आपको लिखना है। संख्या रेखा को देखना है और अपने पेज पर, अपने कॉपी में इसे लिखना है कि किस शहर का कितना तापमान है। तो क्या आप लोग को नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो कैसे लिखेंगे, आइए दिखाते हैं। हम लाते हैं अपना पेज, ठीक है, और उस पर लिखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लाहौल स्पीति है ना, अपने किताब में देखिए और संख्या रेखा देखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले लाहौल स्पीति, पहले हम लिखेंगे अंकित स्थानों के तापमान लिखेंगे। ध्यान देना, पहला का ए को हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो अंकित लिखेंगे पहले, अंकित स्थानों के तापमान, ये लिखना हेडिंग में जरूरी है ताकि आपके टीचर देखे तो खुश हो जाए और आपको फुल में फुल मार्क्स दे दे। ठीक है, अंकित स्थानों के तापमान, इसमें पहले स्थान है और तापमान लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्थान कौन कौन है, ठीक है, और उस स्थान का तापमान क्या है ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्थान में क्या क्या है। स्थान में एक बेंगलोर है, पहले लाहौल स्पीति है ना, माइनस तरफ से शुरू करते हैं। संख्या रेखा पर अपने देखिए लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति है। ठीक है, उसके बाद श्रीनगर है, ये सब स्थान है। ठीक है ना, ये श्रीनगर है। उसके बाद शिमला है, उसके बाद क्या है, ऊटी है। उसके बाद ऊटी के बाद क्या है, बेंगलोर है, बेंगलोर है। और उसके बाद बेंगलोर तक है ना, बेंगलोर तक ही है। ठीक है, तो ये देखिए आपका स्थान जो दिया था, एक बार अपने बुक में देख लीजिए। लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, ये सब क्या है, स्थान है। स्थान तो हो गया, अब तापमान बताना है कि लाहौल स्पीति का क्या है। तो लाहौल स्पीति को देखो -5 के बाद -6, -7, -8 है।
ये देखो यहाँ पर एरो लगा है ना, यानी यहाँ पर है लाहौल स्पीति का, तो -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो है आपका -8 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आंसर। श्रीनगर का देखिए, श्रीनगर का 0 के बाद -1 -2 है, तो लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का देखिए, शिमला क्या है, यहाँ पर शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है, तो लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी, ऊटी देखिए 10 के बाद 11 12 13 14, कितना है 14, तो लिखेंगे ऊटी का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। अब बेंगलोर का देखिए कितना है, बेंगलोर का 20 के बाद 21 22, तो ये हो जाएगा बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर। कोई ऐसे भी लिखता है, पहले बेंगलोर का, उसके बाद ऊटी का, उसके बाद शिमला का, कोई श्रीनगर का, कोई लाहौल स्पीति का, तो ऐसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कई बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट का ए समझ में सबको आ गया होगा, आया ना। अब चलिए, अब हम देखते हैं इसका बी क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है सबको ना, ब्लर तो नहीं हो रहा है ना, चलो अब सही दिख रहा होगा। बी देखो, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। अच्छा, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। कहा है कि ऊपर जो दिया है, उपयुक्त का मतलब ऊपर, स्थानों में से सबसे गर्म, अब सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो बेंगलोर है। और सबसे ठंडे स्थान कौन है, ये लाहौल स्पीति है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब बेंगलोर और लाहौल स्पीति के तापमान में क्या बताना है, अंतर। अंतर का मतलब घटाव, घटा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को बनाया, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। ए के बाद बी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे गर्म स्थान बोला है ना, तो लिखेंगे सबसे गर्म स्थान। सबसे गर्म स्थान कौन सा दिखा था आपको, बेंगलोर ना, सबसे गर्म स्थान क्या है, बेंगलोर, तो लिखेंगे सबसे गर्म स्थान बेंगलोर का तापमान। बेंगलोर का तापमान क्या था, देखे थे ना, ऊपर में देखिए ना, बेंगलोर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और सबसे ठंडे के बाद किया था, तो लिखेंगे सबसे ठंडे स्थान, सबसे ठंडे स्थान कौन है, देखो तो सबसे ठंडा लाहौल स्पीति है, तो लिखेंगे लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का तापमान। तो क्या है इसका, इसका है -8 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या पूछा है, अंतर, अंतर पूछा है ना, तो लिखेंगे अंतर बराबर, अंतर मतलब घटाव, ठीक है। तो सबसे जो ज़्यादा गर्म तापमान है वो कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी घटाव। और लाहौल स्पीति का कितना दिया है, -8 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो माइनस में रहता है ना, उसको कोष्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस था तो इसको हमने कोष्ट में लिख दिया। और ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि अंतर पूछा है। बेंगलोर और लाहौल स्पीति में दोनों में क्या पूछा गया है, अंतर, यानी सबसे गर्म में और सबसे ठंडा में अंतर पूछा गया है। तो 22 यहाँ पर अंतर, तो माइनस, यदि यहीं जोड़ बोलता, यानी इस दोनों का जोग बोलता तो प्लस करते, लेकिन अंतर पूछा है तो माइनस लगेगा, इस बात को समझिए, ठीक है। तो देखिए 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पर सी लिख लीजिए। आइए देखिए, माइनस 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 क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 8 डिग्री सेल्सियस, दोनों को जोड़ देंगे, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया। यही तो पूछा गया था, एक बार चेक कर लो। पूछा गया था कि सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थान में अंतर, बना दिए। सबसे गर्म था बेंगलोर, सबसे ठंडे था लाहौल स्पीति, दोनों में घटा देंगे, हो जाएगा आंसर, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। चलिए, तो हम लोग का बी पार्ट भी समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को।
ठीक है। अब सी देखिए, सी क्या बोला है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। अच्छा, अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर इन दोनों में बताना है सिर्फ अंतर, ठंडे और गर्म की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इन दोनों शहर का तापमान का अंतर बताना है। तो कैसे हल करेंगे, जस्ट तो चलिए सबसे पहले हम सी को सॉल्व करते हैं कि श्रीनगर का तापमान कितना दिया है, उसको लिखेंगे श्रीनगर का तापमान। श्रीनगर का तापमान आपका दिया है -2 डिग्री सेल्सियस, अपनी किताब में देख सकते हैं। और लाहौल स्पीति का, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का तापमान, लाहौल स्पीति का तापमान कितना दिया है, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसका क्या बताना है, अंतर ना, तो लिखेंगे अंतर बराबर, देखो श्रीनगर का कितना दिया है, -2 डिग्री सेल्सियस, और अंतर का मतलब घटाव होता है माइनस, और लाहौल स्पीति का कितना दिया है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से देखो तो ये -2 डिग्री सेल्सियस और ये माइनस माइनस +8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि बड़ा का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। समझ में आया आपको। तो आपसे सी नंबर में ही पूछा है ना कि लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर तापमानों में अंतर क्या है, अंतर है आपका 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब चलिए अगला है, इसमें अपने किताब में देखिए डी नंबर दिख रहा है ना, ये देखो, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, ये पूछ रहा है। सबसे पहले आपको ये पूछा है कि आप बताइए, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। पहले तो बताना होगा, क्योंकि शिमला का जो तापमान है वो है आपका कितना, शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या बताना है कि शिमला और श्रीनगर तापमानों का योग, यानी शिमला और श्रीनगर का दोनों के तापमान को जोड़ने के बाद क्या हमारा जो शिमला का तापमान है उससे कम है या ज़्यादा है, ये बताना है। इसी में एक दूसरा और क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम है, उसके बाद श्रीनगर से भी तुलना किया है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, ठीक है ना। इसमें 2 क्वेश्चन है डी में, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, शिमला और श्रीनगर तापमानों का योग पहले निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा। शिमला और श्रीनगर, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, ठीक है। क्या है, शिमला का जो तापमान है वो है 5 डिग्री सेल्सियस, अब प्लस श्रीनगर कितना है, श्रीनगर का देखो, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब देखो, शिमला और श्रीनगर तापमान का योग तो आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। किससे तुलना किया था, किताब में पढ़िए, शिमला के तापमान से। तो हम एक बार शिमला का भी तापमान लिख लेंगे, शिमला का तापमान क्या है, इसको एक बार लिख लेते हैं। तो शिमला का जो तापमान दिया है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। अब बताइए तो, शिमला और श्रीनगर तापमान जोड़ने के बाद 3 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है।
और शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हम ये देख रहे हैं कि शिमला और श्रीनगर का तापमान जो है 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है और शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। यानी शिमला के तापमान से इन दोनों का योग के तापमान से भी एक कम है। ठीक है, तो लिखेंगे 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस जो है क्या है, ज़्यादा है। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर हिंदी में भी एक बार लिख लेते हैं, अतः शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला के तापमान से क्या है, कम है। ठीक है, ये पता चल गया ना, क्योंकि दोनों का योग के तापमान से भी शिमला का तापमान क्या है, कम ही है। ठीक है, शिमला के तापमान से इन दोनों का योग का तापमान क्या है, कम है। समझ गया क्या? अब चलिए इसमें एक और क्वेश्चन किया है, वो क्या था वो देख लेते हैं। बोला है क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर तापमान से कम है। अच्छा, यही श्रीनगर और शिमला के तापमान का बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि शिमला और श्रीनगर तापमान को तो हम जान गए कि 3 डिग्री सेल्सियस आया हुआ है। अब ये श्रीनगर से कम है ज़्यादा ये भी पूछ रहा है, तो पहले क्या करेंगे, श्रीनगर के तापमान को लिखेंगे यहाँ श्रीनगर का तापमान। अपने किताब में देखिए कि श्रीनगर का तापमान कितना दिया हुआ है, क्या दिया है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही दिया है ना। हाँ, अब देखो तो -2 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो आपको पता चल रहा है ना कि शिमला और श्रीनगर तापमान का योग जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस आया है। 3 डिग्री सेल्सियस, यानी श्रीनगर तापमान से क्या है, ये ज़्यादा है, तो बड़ा का चिन्ह लगा देंगे, यानी -2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे, कहेंगे कि नहीं, वो बोला है कि ज़्यादा है, तो बोलेंगे कि नहीं भाई, शिमला और श्रीनगर के तापमान श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, श्रीनगर के तापमान से भी कम नहीं है, लिखेंगे कम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? जो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस है, और पहले जो शिमला और श्रीनगर तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस लाए हुए हैं पहले। तो यहीं तो लिखें कि नहीं, शिमला और श्रीनगर तापमान का योग श्रीनगर तापमान से भी कम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का इन चारों का आंसर। समझ गए? इन चारों का ये आंसर हुआ। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें है क्या, कुछ नहीं, ध्यान देना है, बन जाता है। ठीक है, तो ABCD कंप्लीट। अब देखिए दूसरा इसका, ये बोला है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना है। कोई प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये है, तो बताइए कि अंत में उसको अंकों का कुल जो कितना था। देखिए, कोई कंपटीशन हो रहा था, जब वो कोई लड़का दे रहा था भाई जैक दे रहा था,
मान लो आपका अमित नाम है, आपका सोहेल नाम है, आपका रोहित नाम है, जो भी नाम हो आपका, मान लीजिए कि आप ही कोई कंपटीशन में भाग लिए हुए हैं, तो वहाँ पर आपसे 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। 5 प्रश्न में देखिए, जब आप सही उत्तर बता रहे हैं तो धनात्मक अंक दिया जा रहा है, जब आप गलत बता रहे हैं तो ऋणात्मक अंक दिया जाता है। तो आपको बताना है कि अंत में उन 5 सवाल का योग क्या होगा, इन 5 का योग क्या होगा, ये बताना है। आइए, बहुत ईजी है। तो पहले सब क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अब पढ़ना क्या है, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़कर समझे क्या है क्वेश्चन, नहीं समझे? बहुत ईजी है यार। पहले देखो, जैक नाम का लड़का है जो किसी कंपटीशन में भाग लिया हुआ है, उसका जो मार्क्स आया हुआ है, जो अंक प्राप्त किया है, ये है, देख रहे हो ना, ये दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखो, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है? वो है आपका 25 है, -5 है, -10 है, 15 है और 10 है। ठीक है, तो अंकों का कुल योग निकाल लेंगे, लिखेंगे अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, इनको जोड़ करके लिख दो, क्या होगा देखो तो, 25 ये प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, तो -5, ये प्लस और ये माइनस, -10, ये +15 और ये +10, इसको जोड़ो तो देखो, प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे, ये सब आपको आता है ना। तो 25 और 15 ये हो जाएगा 40, 40 और 10 50, ये हो गया 50, और ये हो गया 10 और ये 5, ये हो गया 15। तो 50 में से 15 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 35, क्या आ जाएगा, 35। तो लिखेंगे अतः अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग कितना हो जाएगा, 35 था। जैक का टोटल अंक कितना था, 35। ठीक है, सबको समझ में आया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी है सब। ठीक है ना, बहुत ईजी। अगला देखो क्या कर रहा है, अगला आपको दिख रहा है क्या, थोड़ा सा कैमरा को इधर करना होगा, ये देखिए आपको अब दिख रहा होगा, ये तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा, थोड़ा सा और आगे करते हैं बुक को, अब दिख रहा होगा। ठीक है, पढ़िए ध्यान से। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था, ये पूछ रहा है। तो पहले जो दिया है उससे लिखेंगे। सोमवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो किसका आ जाएगा, मंगलवार का तापमान आ जाएगा। उसके बाद बुधवार को क्या हुआ, तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी आ गया, तो बुधवार को बताना है क्या होगा। बहुत ईजी है ये, तो ये इतना ईजी है कि क्या ही बताएं हम इसको। इस क्वेश्चन को भी पहले से हम लिख करके रेडी रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो सामने क्वेश्चन लिखने से क्या होता है कि बार बार यहाँ पर ध्यान जाएगा, बताने में भी ईजी होता है। बुक में क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसको लिखने के लिए मेहनत लगता है भाई, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों में
इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, यही बात पर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद आ गया, आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए, आप लोग हैं अभी 7th और स्टार्ट किए हैं अपना एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1। अभी मैथ आप लोग शुरू कर रहे हो, तो यदि आपको मैथ 7 क्लास में पूरा 100% अच्छे से कंप्लीट करना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है, आप मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ये मेंबरशिप है क्या? मेंबरशिप में ज्वाइन होने से फ़ायदा क्या है कि 7th क्लास की मैथ आपको 100% कंप्लीट कराने की हम खुद गारंटी लेते हैं। पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा, इसी पैसा में पूरा नोट्स मिल जाएगा। आपको 1 से लेकर 15 चैप्टर है, सारे चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन, डाउट क्लास, मतलब आपको पढ़ने में समझने में नहीं आ रहा है अलग से भी आपको समझाने की कोशिश किया जाता है। तो ज्वाइन करना होगा तो आप मेरे क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। अब ज्वाइन कैसे होना है देखिए, पूरा 7 क्लास को मैथ पढ़ने के लिए मात्र 499 रुपया लगेगा। 499 रुपया कहने का मतलब कि पर मंथ आपको 20 से 25 रुपया पड़ने वाला है। इसी पैसा में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 499 में। बस एक बार लगेगा, उसके बाद कभी नहीं देना। जब तक आप 8 में नहीं जाओगे तब तक के लिए इतना ही में आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए बात को? जिनको ज्वाइन करना होगा इस नंबर पे कॉल करेंगे 8383896119। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करेंगे। नहीं तो अपने मम्मी पापा से कॉल कराइएगा, बोलिएगा कि पापा मम्मी भैया हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है हमको। तो अभी से लग जाओगे तो आप बहुत आगे जाओगे। तो ज्वाइन करना होगा तो पापा मम्मी से इस पर बात करा दीजिएगा, ठीक है। 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी मात्र 499 में। समझ रहे हो ना? आपको ऐप द्वारा, ये तो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो ना, ऐप पर पढ़ाएंगे मात्र 499 में। मेरा ऐप है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, APYAJ सर। जाकर के आप प्ले स्टोर पर ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे क्या करना है, कॉल करके आप सर से बात कर सकते हो। ज्वाइन करना होगा तो कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आपको इसलिए बता दिए ताकि आप बाद में ये ना कहे कि सर नहीं बताए थे, ठीक है। क्या है कि बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कहने लग जाते हैं कि सर आप तो हमें बताए भी नहीं किए थे। चलो बता दिया आप लोग को। चलो अगला हल करते हैं, इसका सोल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है? सोमवार को श्रीनगर का तापमान ये दिया है, इसे लिख लेंगे। जो दिया है उसे लिखेंगे। सोमवार को श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान कितना दिया है? -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आगे देखो, और मंगलवार के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो लिखेंगे मंगलवार को श्रीनगर के तापमान में कमी, कितना कमी हुआ है? -2 डिग्री सेल्सियस। इसे हमने लिख लिया। तब पूछा है आपसे कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा अगले दिन, यानी मंगलवार में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया और सोमवार को 5 डिग्री था, तो इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे मंगलवार को तापमान क्या हो जाएगा? सोमवार को था -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -5 था कि +5 था, ठीक है। तो श्रीनगर तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, और इसमें कमी कितना हुआ है मंगलवार को? -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर सी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो देखो तो -5 और -2 ये हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन बड़ा का साइन माइनस लिखा जाएगा। तो मंगलवार का तापमान कितना हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बढ़िए, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो लिखेंगे बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी है। तब आगे बोला है कि बुधवार का तापमान कितना था,
तो लिखेंगे बुधवार का तापमान, बुधवार का तापमान क्या हो जाएगा? देखिए मंगलवार को कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बुधवार को कितना बढ़ गया? +4 डिग्री सेल्सियस। इसको घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 डिग्री सेल्सियस आएगा, लेकिन बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी बुधवार को तापमान -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, यही पूछा गया था। तो लास्ट में लिखेंगे अतः मंगलवार का श्रीनगर का तापमान, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और बुधवार को तापमान कितना है? -3 डिग्री सेल्सियस था। ये हो गया आपका आंसर। तो अच्छे से ऐसे एग्जाम में लिख करके बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हम 3 था ना, 4 तभी नहीं, 3 था। अब हम 4 देखेंगे। 4 देखिए यहाँ पर है, आपको दिख ही नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा को इसको भी इधर करना पड़ेगा। अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? चलो, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अपने किताब में देखिएगा, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, ये पूछ रहा है। आइए हम इसको बनाते हैं, पहले से इसको भी लिख करके रेडी रखें क्वेश्चन नंबर 4 को, ताकि बार बार क्वेश्चन को हम लोग देख सके और आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, बस इसमें कुछ करना नहीं है, ध्यान देना है आप लोगों को। ध्यान दोगे ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी है, बस ध्यान से पढ़ो। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, तो पहले इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 5000 मीटर, 5000 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, यानी पनडुब्बी के समुद्र तल से गहराई, यही ना, यानी नीचे के भाग कितना? 1200 मीटर है। तो इसको लिखेंगे पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई कितना है? 1200 मीटर, 1200 मीटर है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की पूछा है ना, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? यानी ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे, ये देखो ऐसे, पेन जो है ना ऐसे है ना, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, तो चलो ये नीचे की तरफ हम लिखेंगे कि पनडुब्बी और हवाई जहाज, नहीं दिख रहा है क्या? ब्लर नहीं होना चाहिए फोन। ठीक है, हवाई जहाज
के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है? एक है 5000 मीटर, अब प्लस हो जाएगा 1200 मीटर, कितना हो जाएगा? 6200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हमने जोड़ा? क्योंकि ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे नीचे के तरफ। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है नीचे के तरफ। अब देखो, अब क्या यही चाहिए था ना इसको, बस हो गया, लास्ट में बस लिख देंगे। अतः पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितना है? 6200 मीटर है। ये आपका आंसर हो गया। बस इसमें कुछ नहीं था। एक हवाई जहाज समुद्र से तल की तरफ 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था, ठीक है, ऊपर की तरफ, और एक पनडुब्बी जो है 1200 मीटर नीचे की तरफ है। यानी ये मान लो कि हवाई जहाज ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखो, ये हवाई जहाज ऊपर की तरफ उड़ रहा है और नीचे यहाँ पर समुद्र है, और समुद्र के नीचे 1200 मीटर नीचे और हवाई जहाज एक पनडुब्बी चल रही है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बताना था, तो दोनों क्या करना होगा? जोड़ देंगे, हो जाएगा। तो ऊपर 5000 था और नीचे 1200 था, दोनों को जोड़ देंगे, 6200 मीटर आ गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। हाई भी देखो पहले से लिख करके रेडी रखें, या पहले यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बुक में थोड़ा साफ साफ अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। मोहन अपने बैंक खाते में कितना ले रहा है? 2000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, बहुत इजी है, बहुत इजी। पहले इसको खाते में जमा की गई राशि को लिखो, उसके बाद ये कितना निकाल रहा है, फिर उसमें से माइनस कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। इसका सॉल्यूशन देखो, अरे देखो सॉल्यूशन लिखने का बहुत इजी तरीका, SOL पावर में डाल दो सॉल्यूशन, यानी हल। समझ में सब बातें आ रहा है ना? ये सब समझाना पड़ेगा। चलो, पहले क्या कर रहा है मोहन? खाते में से पैसा जमा कर रहा है, खाते में पैसा जमा कर रहा है, तो लिखेंगे खाते में जमा की गई राशि, खाते में जमा की गई राशि कितना है? 2000 रुपया इसने जमा किया। ठीक है, उसके बाद ये निकाल भी रहा है ना, मिठाई खाने की उसको मन कर दिया होगा, और खाते में से शेष राशि यानी वो निकाल रहा है, मतलब पैसा निकाल रहा है। यानी क्या हुआ? कितना निकाला है? 1642 रुपया। इसने क्या कहा कि चलो हमको मिठाई खाने का मन है, अब हम बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, हम तो निकालेंगे, निकाल करके हम खाएंगे रसमलाई, पिज़्ज़ा, बर्गर, इसको खाने का मन करने लगा। इसने क्या किया? 2000 रुपया जमा किया था ससुरा, अब फिर इतना पैसा निकाल लिया, खाने को कर दिया इसको मिठाई मन। अब देखो, तो अब आपसे यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि निकासी के पश्चात, मतलब जब 1642 रुपये निकाल लिया मोहन, तो उसके पास कितना पैसा होगा? तो कैसे पता चलेगा? तो जितना पहले जमा किया था ना, जितना निकाला उसमें से माइनस कर देंगे, हो जाएगा। तो लिखेंगे निकासी के पश्चात, निकासी मतलब निकालना, निकासी के पश्चात खाते में शेष राशि यानी 2000 रुपया जमा किया था मोहन भाई। अब फिर मोहन भाई क्या किया जी? 1662 रुपया मिठाई खरीदने के लिए, रसमलाई खाने के लिए इन्होंने निकाल दिया। तो 2000 में से 1642 को घटाओगे, कितना आएगा? 358 आएगा। घटा कर आप चेक कर लो, 358 रुपया इसके पास बैंक में बच गया। तो
तो मिठाई खाने का मन करेगा तो कहाँ से बचेगा पैसा, तो इसने तो सब पैसा निकाल करके 358 रुपये उसमें छोड़ दिया। तो वहीं तो आपसे पूछा गया है कि बताइए शेष राशि उसका बैंक में कितना बचा, तो 358 रुपया। तो लास्ट में लिख लेंगे, अतः निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष कितना बच गया, 358 रुपया राशि है, यानी उसको 358 रुपया बच गया। समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही इसमें ना। तो आप भी जब भी बैंक में जाना पैसा जमा करो, उसको बचा करके रखो, मिठाई नहीं खाया करो मोहन के जैसा, नहीं तो पैसा इतना ही बचेगा आपके पास भी। ठीक है, आपके बैंक में कितना पैसा है, आपका अकाउंट है क्या, है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 की 6 देखेंगे ना, 6 देखेंगे। ये है, क्या है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये रीता है, नाम तो नहीं दिया गया, दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को कैसे निरूपित करोगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। ये है ए और ये है बी और ये बिंदु सी है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। आइए इसको हम लोग बताते हैं कैसे करेंगे। ठीक, देखिए बहुत ईजी है। पहले क्या करते हैं, इस फिगर को हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है। बनाइए एक फिगर, थोड़ा आप लोग इंच से बनाना, ठीक है ना। यह है आपका पूर्व और ये है पश्चिम, पश्चिम पश्चिम पश्चिम। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन है जिसका नाम ए दिया गया है, नहीं यहाँ पर 0 हो गया, 0। इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस। तो यहाँ पर एक ए बिंदु है और यहाँ पर एक बी बिंदु है। ठीक है, ए और एक बी है। अब चलिए, अब क्या बोला है कि रीता ए से पूर्व की ओर बी तक 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसी सड़क के अंदर से बी की ओर 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो पहले इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे संख्या रेखा पर यदि पूर्व की ओर, ये आपकी किताब में लिखा गया है, पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को क्या करेंगे, देखो पूर्व की तरफ जाना है तब धनात्मक, इधर जाएंगे पश्चिम तरफ ऋणात्मक हो जाएगा। तो लिखेंगे दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे।
एक का क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब है क्या, ए से बी की दूरी, ए से पूर्व की ओर बी तक 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इसको लिखेंगे बिंदु बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी, बी की दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उसी सड़क के अनुदेश बिंदु बी से 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है, बी से पश्चिम की तरफ। तो ए बी, तो इसका नाम दे देते हैं, पश्चिम जो जा रहा है उसका सी नाम दे देते हैं। यहाँ से यहाँ जब जा रहा है बी से सी जा रहा है तो कितना, 30 किलोमीटर। तो लिखेंगे बिंदु बी से बिंदु बी से बिंदु सी की दूरी, बिंदु सी की दूरी कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर, ये आपको दिया गया है। तो अब हमें क्या बताना है कि जो बिंदु ए, बी से सी कितना 30 किलोमीटर और ए से बी कितना 20 किलोमीटर। तो अब आपको बताना है कि बिंदु ए से, इस बिंदु से सी की दूरी कितना होगा। तो क्या करेंगे, टोटल में से इसको घटा देंगे, हो जाएगा। तो लिखेंगे बिंदु ए से, बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी, बिंदु सी की दूरी क्या करेंगे, ये पूरा कहाँ से, ए से लेकर बी तक में, ए से बी कितना है 20 किलोमीटर और बी से सी की दूरी 30 किलोमीटर, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये अपने आप निकल जाएगा। कितना आएगा, -10 किलोमीटर आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे अतः रीता की अंतिम स्थिति, रीता की अंतिम स्थिति को बिंदु ए से बिंदु सी तक पूर्णांक -10 से निरूपित होगा, -10 से निरूपित होगा। बस आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको एक बात बताएं इंपॉर्टेंट, लेकिन नहीं बताएंगे, छोड़ देते हैं, चलो चाहे बता ही देते हैं। जो क्वेश्चन 6 है, आपको इस तरह का प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जो 1 2 3 4 5 की हो वैसा ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 6 बहुत कम पूछे जाएंगे, न के बराबर, लेकिन आपको पढ़ने के लिए तो ज़रूरी है, नॉलेज के लिए तो ज़रूरी है ना, इसलिए पढ़ा देते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, किसी मायावी वर्ग में, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, हमको पढ़ने ही नहीं आ रहा हिंदी ना, चलो कभी कभी होता है, सॉरी किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। कहने का मतलब है कि इसको मायावी वर्ग का मतलब होता है कि ये सामने वाला, ये सामने वाला, ये सामने वाला, सबको जोड़ो, एक ही आना चाहिए। इसको भी जोड़े, इसको भी जोड़े, इसको भी जोड़े, ये भी सेम ही होना चाहिए। इसका विकर्ण जोड़े, वो भी सेम ही होना चाहिए, मतलब सब बराबर होगा तब मायावी वर्ग है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, आपको बता दें पहले, ये पंक्ति का मतलब होता है, ये पंक्ति बोलते हैं ऐसे, और स्तंभ का मतलब होता है ये वाला स्तंभ होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मायावी वर्ग को पहले नंबर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या है वर्ग में, उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसका नंबर डाल दो, 5 -1 -4 -5 -2 और 7 0 3 -3। ठीक है, ये आपका नंबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। आपको बता दें कि ये जो होता है ये पंक्ति होता है,
ये नॉलेज के लिए आपको कर लिखना नहीं है इसको, ठीक है। और ऐसे जो होता है वो स्तंभ होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पंक्ति को हम देखते हैं कि सबका योग समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे पंक्तियों में संख्याओं का योग, पंक्तियों में संख्याओं का योग। तो पंक्तियों में संख्याओं का योग, पहले इसको जोड़ेंगे। तो 5 प्लस माइनस जो रहता है उसको कोष्ठ में लिख लिया जाता है, -1 प्लस -4। इसको जोड़ो तो देखो ये 5 का 5 प्लस माइनस माइनस और ये 1 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 4। तो यहाँ से देखो तो 5 का 5 -1 -4 कितना हो जाएगा, -5। 5 में से 5 जाएगा, ये आ गया 0, ठीक है। अब चलो अब इसको चेक करेंगे। तो ये है पहले आपका -5, उसके बाद -2, उसके बाद +7। तो देखो -5 का -5 माइनस माइनस +2 ये +7, ठीक है। तो देखो -5, ठीक है, ये -5 है। अच्छा गलत कहीं हो रहा है यार, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस होना चाहिए ना, माइनस थोड़ी था, प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -5 और -2 -7 और ये +7, ये देखो माइनस प्लस खत्म यानी 0 आ जाएगा। फिर तीसरा लाइन को चेक करेंगे, 0 + 3 -3। तो क्या होगा, 0 और 3 3 प्लस माइनस -3, ये भी आ गया 0। यानी पंक्तियों की संख्याओं का योग जो है सब 0 आ गया। अब हम स्तंभ की चेक करेंगे। तो लिखेंगे स्तंभों में संख्याओं का योग, ठीक है। तो क्या होगा, पहले 5 -5 0 को जोड़ेंगे। तो लिखो 5 प्लस -5 प्लस 0। तो क्या होगा, 5 प्लस माइनस 5 और ये 0। तो देखो 5 में से -5 जाएगा, 0 और 0 0 होगा। फिर इसको चेक करेंगे, -1 प्लस -2 प्लस 3। ये देखो -1 प्लस माइनस -2 और +3। ये देखो -1 और -2 -3 और +3, घटा देंगे आ जाएगा 0। फिर इसको चेक करेंगे, -4 +7 प्लस -3। तो यहाँ देखो तो -4 +7 प्लस -3। तो यहाँ देखो -4 और -3 -7 हो गया और +7 हो गया, घटाएंगे आ जाएगा 0। तो देखो हमने पंक्तियों की संख्याओं का योग, स्तंभों की संख्याओं का योग तो हमने कर लिया। अब विकर्णों का योग, विकर्ण क्या होता है, ये वाला विकर्ण होता है, ठीक है, और ये वाला विकर्ण होता है। इनको भी योग चेक करेंगे। लिखेंगे विकर्णों का योग, ठीक है। विकर्णों में संख्याओं का योग लिखेंगे, गलत लिख दिया हमने। विकर्णों में संख्याओं का योग, ठीक है। तो विकर्ण क्या है, -4 -2 0, यही है ना, -4 -2 और 0। आ जाओ, -4 -2 और 0 है, इनको जोड़ते हैं तो -4 प्लस माइनस -2 और 0। तो देखो -4 -2 -6 हो गया, यानी 6 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इस विकर्ण को जोड़ेंगे तो 5 -2 प्लस क्या है, -3 है, -3। तो देखो 5 प्लस माइनस -2
और प्लस माइनस 3। तो यहाँ से 5 -2 -3 -5, ये घट करके 0 हो गया। तो यहाँ देखो तो सब तो 0 हुआ, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, लेकिन विकर्ण में -1 6 आ गया। तो ये तो 0 नहीं हुआ, तो फिर क्या कहेंगे, इस वर्ग को प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान नहीं है, अतः यह वर्ग एक मायावी वर्ग नहीं है। क्योंकि मायावी वर्ग होने के लिए सब बराबर होना चाहिए, पंक्ति हो, स्तंभ हो, विकर्ण हो, सब बराबर होना चाहिए। तो सब तो बराबर नहीं हुआ क्योंकि विकर्ण -6 आ गया। तो लिखेंगे इस वर्ग में प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान नहीं है। ठीक है, अतः यह वर्ग एक मायावी वर्ग नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का ये फर्स्ट था। ठीक है, अब इसका हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड हम लोग पेज कहाँ ले, पेज इधर रखे थे, नहीं मिल रहा। चलो इस पेज पर बनाते हैं। ठीक है, जस्ट वैसा ही बनेगा जैसे हमने फर्स्ट बनाया ना, सेकंड भी वैसा ही बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन, 7वां का दूसरा। पहले वर्ग बनाएंगे, फिर लाइन खींचेंगे। ये बक्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब बक्स का वैल्यू भर लो। 1 - 10 0, 1 - 10 0, -4 -3 -2, -4 -3 -2, -6 4 -7, -6 4 -7। ये देखो, ये हो गया। अब सबसे पहले पंक्ति की संख्याओं का योग दिखाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पंक्तियों का संख्याओं का योग। तो पंक्ति में संख्याओं का योग कौन कौन है, पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। तो पहले क्या है, 1 + -10 + 0। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 1 और ये -10 है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 और ये 0, -10 में से जाएगा क्या आएगा, -9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको चेक करेंगे, -4 + -3 प्लस -2। तो -4 का -4 प्लस माइनस -3 प्लस -2। देखो तीनों माइनस में, -4 -3 -7 -7 -2 -9 हो गया। फिर इसको चेक करेंगे, -6, इसको ब्रैकेट में रखो, -6 + 4 -7। यहाँ से क्या हो जाएगा, -6 + 4 और ये प्लस माइनस -7। तो देखो -7 और -6 ये हो जाएगा -13 और +4, -13 में से +4 जाएगा, -9 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम स्तंभ की संख्याओं का योग निकालेंगे। लिखेंगे स्तंभ की संख्याओं का योग। ठीक है, स्तंभ की संख्याओं का योग तो क्या क्या है, 1 - 4 - 6, 1 - 4 -6, इनको करो तो 1 + -4 + -6। तो क्या हो जाएगा, 1 -4 और -6 -10, -1 में से 1 जाएगा, -9। फिर इसको चेक करेंगे, तो ये क्या होगा, -10 + -3
+4। तो ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस -3 और +4। तो -10 और -3 -13 और +4 घटाएंगे तो -9 आ जाएगा। फिर इसको चेक करेंगे 0 +-2 +-7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 +-2 +-7 दोनों को जोड़ देंगे -9 हो गया। ठीक है, अब विकर्ण देखेंगे, लिखेंगे विकर्णों की संख्याओं का योग। विकर्णों की संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। विकर्ण देखो तो 0 -3 -6 है, 0 -3 -6 है, तो क्या होगा 0 +-3 +-6 जोड़ देंगे -9 हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 +-3 +-7, 1 +-3 +-7, तो -7 और 3 -10 घटाएंगे तो -9। देखो सब बराबर है, चेक कर लो सब बराबर है, सब बराबर हुआ ना। तो इसको क्या लिखेंगे, इस वर्ग में प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ विकर्ण की संख्याओं का जो क्या है समान है। लिखेंगे इस वर्ग में प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान है, अतः यह मायावी वर्ग है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। तो अब हम पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन 8 से सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 वही लोग देख सकते हैं जो मेंबरशिप में ज्वाइन होंगे। मेंबरशिप का प्रोसेस शुरू में ही बता दिए हैं कि मात्र 499 रुपया लगेगा। आपका पूरा होल कोर्स कंप्लीट कराने की गारंटी लेते हैं। उसके लिए ज्वाइन करना होगा जिनको इस नंबर पे कॉल करेंगे। ठीक है, मम्मी पापा या भाई जो भी आपसे बड़े होंगे जिनको अच्छे से पता होगा कैसे ज्वाइन करना होता है, आपको कॉल पर बात कर लेंगे सर से, वो बता देंगे आपको डिटेल। मेरा ऐप है, जैसे मान लो कि यहाँ पर पार्ट 1 तक ही देखने को मिलेगा यूट्यूब पर, लेकिन पार्ट 2 वीडियो आप लोग को मिलेगा मेरे ऐप पर। ठीक है, तो जिनको ऐप से ज्वाइन करना होगा, ऐप का नाम बताते हैं APY सर, प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा, मेरा ऐप आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको नहीं करने आ रहा है, सिंपल सी बात है, इस नंबर पे कॉल करेंगे, उसके बाद सारे मतलब बात सर समझा देंगे कैसे ज्वाइन करना है। देखिए यूट्यूब से हम लोग को उतना पैसा मिलता नहीं है, तो देखो इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो हम लोग को पैसा मिलेगा, तभी तो हम वीडियो बनाएंगे। इसलिए हमने पूरा फुल कोर्स के लिए बहुत ही कम फी रखा, 499 में ही आपको पूरा मैथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप 8 में नहीं चल जाएंगे तब तक के लिए देखो पूरा फुल कोर्स के लिए 499 है, यानी पर महीना जोड़ोगे तो 20 से 25 रुपये मेरा लगेगा आप लोग का पैसा। मतलब एक दिन का 1 रुपया से भी कम आप लोग का पैसा लग रहा है पढ़ने के लिए, और वो भी ऐप पर। समझ जाओ ऐप पर कितना अच्छे से पढ़ाया जाता है। जिनको ज्वाइन करना होगा इस नंबर पे कॉल करके बात ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो ऐप पर।